मन तो करता है कि दोनों तरफ कर लें। इतना परेशान हूँ, इसमें तो पूरा पॉकेट था, पॉकेट में रख लेते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एनालॉजी। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ थोड़ा कम समय में हम टॉपिक को पूरा कर लें। एनालॉजी जो टॉपिक है इसको बहुत लोग समरूपता कहते हैं, कोई सादृश्यता कहता है। एक्चुअली सभी अर्थ इसके सही हैं। मैं इंग्लिश शब्द का यूज़ कर रही हूँ, समझाते वक्त पूरी तरह हिंदी का प्रयोग करूँगी। समरूपता या सादृश्यता कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम प्रकार में बांट सकते हैं। वैसे समझाने का जो तरीका है, वो जो जानने का तरीका वो ये है कि जब दो चीज़ों में जिस तरह की समानता या समरूपता पाई जाए वैसे ही अगले क्रम में हमको बताना होता है, ठीक है। तो हम पहले देख लें इसके प्रकार क्या क्या हैं जो हमने रफली एक डिज़ाइन कर रखा है। पहला जो प्रकार है वो शब्दों पर आधारित, पहला जो है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड, इसको फिर मैंने यहाँ लिखा है हिंदी में शब्द पर आधारित होता है, जिससे आप परिचित होंगे। दूसरा है एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट एंड लेटर, ये जो है ये अक्षरों पर आधारित प्रश्न भी इस पर बेस्ड होता है। कहना ये चाहिए कि एनालॉजी में आपको सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे। कुछ प्रश्न जो हैं कोडिंग जैसे हैं, जैसा आप कोडिंग में देखते हो। कुछ प्रश्न आपको नंबर सीरीज़ की तरह मिलेंगे, जैसे आगे हमने डिजिट और नंबर लिखा है। तो ये बहुत हद तक जो अक्षर पर आधारित वाला या अल्फ़ाबेट पर जो आधारित प्रश्न होते हैं, उसकी अगर आपको कोडिंग की जानकारी सही ढंग से है, कोडिंग चैप्टर आपने पढ़ा है, तो आपको बहुत कंफर्ट रहेगा उसको बनाने में। नेक्स्ट जो है संख्या पर आधारित है, तो इसको डिजिट एंड नंबर बेस्ड कहते हैं। और डिजिट और नंबर बेस्ड का क्वेश्चन बहुत हद तक सिमिलर होता है आपके नंबर सीरीज़ से, अगर आपने सीरीज़ पढ़ा है तो। नेक्स्ट जो है ये इंग्लिश वोकैबलरी से, मतलब ये है कि अंग्रेजी अगर आपका वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग है तो उस समय ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें वोकैबलरी पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं, साइनोनिम एंटोनिम्स की तरह, या फिर और भी इसके तरीके हैं। हम जब जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे हमारा क्लियर होता जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़, इसमें क्या होता है, ये कोई टाइप नहीं है एक्चुअली। इसमें क्या करते हैं, पहले ही 3 नाम एक साथ कॉम्बाइंडली लिख देते हैं, बोलते हैं बताइए इसके अनुसार चौथा क्या होगा, ठीक है। तो हम और समय ना गंवाते हुए अपने सीधे टॉपिक पे चलें। मैंने यहाँ एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड, शब्दों पर आधारित जो एनालॉजी है उसकी बात की है कि ये क्या होता है। मैंने इन दोनों क्रम को खाली रखा। जो आपका प्रश्न होगा वो लिखित ऐसे रहता है, यदि खिलाड़ी का जो संबंध है कोच से है। मैं कलर चेंज कर लूँ, एक सेकंड, ये कलर बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, ज़्यादा अच्छा रहे मैं वाइट यूज़ करूँ, साफ साफ दिखेगा, या फिर येलो ही यूज़ कर लूँ। खिलाड़ी का जो संबंध कोच से है, प्रश्न मुझे यूँ मिला, कहा गया कि खिलाड़ी का जो संबंध कोच से है वैसा ही संबंध विद्यार्थी का किससे होगा। फिर कह रही हूँ, खिलाड़ी का जो संबंध कोच से है वैसा ही संबंध विद्यार्थी का किससे होगा। अब उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, इन्हीं में से हमें चुनना है। तो खिलाड़ी को प्रशिक्षण देने का काम कोच करती है। कोच क्या करते हैं, खिलाड़ी को प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो विद्यार्थियों को ट्रेन करना या ज्ञान देने का कार्य कौन करते हैं, शिक्षक। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा, शिक्षक। मैंने अभी बहुत बॉटम लाइन से लेकर स्टार्ट किया ताकि आपको, अगर किसी को बेसिक नहीं आता हो तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर हम वरना जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम फिर और हाई लेवल क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे। अभी बेसिक लेवल ही लिया है मैंने। तो जो संबंध इन दोनों का होगा वही संबंध इन दोनों का भी होता है। ये समानुपात का चिन्ह है, ये अनुपात का चिन्ह है। इसके अनुपात में ये है तो इसके समानुपात क्या होगा ये बताना होता है। टेक्निकली यही इसका मतलब है सिम्बॉल्स का। या फिर लिख कर आता है, खिलाड़ी का जो संबंध कोच से है वही संबंध विद्यार्थी का किससे होगा। ठीक,
अभी मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जैसे जैसे इन दोनों का संबंध बदलेगा, यहाँ पर जो संबंध बगल अनुपात में जिसके साथ होगा उसी के आधार पर यहाँ भी उत्तर बदल जाएगा। अभी तो ये शिक्षक हो गया, मगर सपोज करिए हमने इसको बदला। अभी हमने लिखा खिलाड़ी और पदक। पदक आप समझ ही रहे हैं, पदक मतलब मेडल होता है। मुझे मेरी अनुसार आप सब जानते हैं व्हाट इज़ मेडल। हालांकि मेडल जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी मिलता है, मगर हम ये कहना चाह रहे खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया या प्रदर्शन किया, हारने वाले को भी पदक मिलता है। तो जो भी प्रदर्शन किया उसको बताने या दर्शाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक पदक प्रदान किया जाता है या उसकी क्वालिफिकेशन को बताया जाता है। तो विद्यार्थी जो मेहनत करके ज्ञान अर्जन करता है तो उसके लिए उसको क्या प्रमाण पत्र मिलता है, तो वो है उसका प्रमाण पत्र। यहाँ पदक भी होता तो सही होता, क्योंकि फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ जब मिलता है फर्स्ट सेकंड आने पर तो वो उनको भी मेडल्स मिलते हैं, मगर सर्टिफिकेट तो सबको मिलता है जो आप पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। इन्हें पदक ज़्यादातर मिलता है, तो इन सबको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स मिलता है। तो सही आंसर अब हो गया प्रमाण पत्र। मैं आपको बता दूं ये दोनों दिया हुआ रहता है, इधर ही वाला ब्लैंक रहता है जो हमें भरना होता है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ संबंध बदलने पर कैसे चीज़ें बदल जाएंगी। अब फिर हम इसको बदलाव करते हैं। अभी हमने लिखा खिलाड़ी और स्टेडियम। स्टेडियम का शुद्ध हिंदी क्या होगा मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, बट स्टेडियम मैंने लिखा है, ये कॉमन वर्ड हो रखा है। बहुत सारी इंग्लिश के शब्द हिंदी में एक्सेप्टेबल है, जैसे टेबल है। तो खिलाड़ी जो है स्टेडियम में जाकर खेलते हैं। यहाँ मैं खेल का मैदान भी लिख सकती थी, मैंने स्टेडियम लिखा, जगह कम यूज़ हो। तो खिलाड़ी जो है खेलने का कार्य कहाँ करते हैं, स्टेडियम में। तो विद्यार्थी का कार्य क्या है, पढ़ना, और वो पढ़ने का कार्य कहाँ करते हैं, जाकर पाठशाला में। यहाँ कॉलेज होता तो भी सही होता, मगर हमने जो ऑप्शन है उसी में से चुनना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पाठशाला। ठीक, अब हम फिर इसको बदल के देखते हैं। अब की बार तो हो ही गया लगभग, शिक्षक हमने देख ही लिया, पाठशाला देख लिया, प्रमाण पत्र देख लिया और विद्यालय देख लिया। तो जिस तरह से यहाँ विद्यालय और पाठशाला दोनों लिख दिया गया, ये नहीं होना चाहिए था, विद्यालय ही काफ़ी था इसके लिए। तो दोनों ही आंसर्स हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा फेर बदल करती हूँ, यहाँ पर विद्या लिख देती हूँ। शायद इन्होंने ये मिस्टेक कर दिया है, मैंने सिर्फ विद्या लिखा। खिलाड़ी किस चीज़ के प्रति ध्यान लगाते हैं, किस चीज़ को सीखते हैं, खेल को सीखते हैं। तो विद्यार्थी किस चीज़ को सीखते हैं, अगर हमारा ये आलय नहीं होता तो खिलाड़ी खेल का कार्य सीखते हैं, तो विद्यार्थी क्या सीखते हैं, विद्या अर्जन करते हैं। ठीक है, तो जो संबंध यहाँ दर्शाया जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे संबंध बदलाना होता है। ये रहा बेसिक ज्ञान। मगर एक सच आप जानकर रखें, अब हर चीज़ का लेवल थोड़ा हाई होते जा रहा है। मैं एयरफोर्स नेवी की जहाँ तक बात करूँ, वहाँ आप ये बात ध्यान रखना कि आपका लेवल बहुत हाई नहीं होता है, मीडियम होता है। मगर उसके साथ साथ एक बात का ध्यान सार्वजनिक तौर पे ध्यान रखना चाहिए जब एनालॉजी आप बनाते हैं, कि एनालॉजी सॉल्व करते वक्त आपका जीके जनरल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। कई बार देखा गया है जो प्रश्न होते हैं, कभी पूछेगा कि जैसे कि रसिया का, ऐसे यहाँ मैं इंग्लिश ही यूज़ करें, मुझे हिंदी लिखना चाहिए था, है रूबल, या फिर हिंदी में लिख देता हूँ मैं, रूस का रूबल है तो बांग्लादेश का क्या होगा। रूस का रूबल हुआ तो बांग्लादेश का क्या होगा। अब मेरी ये जानकारी होनी चाहिए व्हाट इज रूबल। रूबल एक मुद्रा है, जो एक प्रकार की मुद्रा है जो रूस में इस्तेमाल होता है या रसिया में इस्तेमाल होता है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टाका। अब मुझे जानकारी ना हो, मेरा जीके इतना कमज़ोर हो कि मुझे पता ही ना हो, तब दिक्कत होगी। अक्सर ये बातें खूब पूछी जाती हैं, कई बार साइंटिफिक चीज़ें भी पूछी जाती हैं, कि जैसे मनुष्यों को मैमल्स कहते हैं, तो
और कोई जीव लिख देगा जैसे गिरगिट, वो किस श्रेणी में आता है, रेप्टाइल्स किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा जीके और आईक्यू भी अच्छा होना ज़रूरी है। वैसे तो एनालॉजी बेहद आसान प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें, मगर थोड़ी सी जीके जनरल अवेयरनेस हमारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लें, आगे बढ़ जाएं। पहले अब हमने वर्ड पर आधारित कुछ शब्द लिए। ये हमारा पहला शब्द है महासागर को क्या कहते हैं। महासागर का संबंध जैसा तालाब से है, या जो महासागर और तालाब में संबंध आप बना रहे हैं वैसे ही किलोमीटर का किसके साथ होगा। प्रश्न ऐसे ही रहता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर एंड मीटर। तो अब क्या आंसर होगा। पहली बात हम देखें, महासागर और तालाब में क्या संबंध है या क्या है चीज़। महासागर, उससे छोटा सागर, उससे छोटी नदी, उससे छोटी नहर, उससे छोटा तालाब। तो लगभग इस श्रेणी में, साइज की श्रेणी में अगर देखा जाए तो ये चतुर्थ श्रेणी में आता है। यहाँ पर किलोमीटर लिखा है, तो किलोमीटर को भी और छोटा और छोटा और छोटा हम करके देखते हैं। तो किलोमीटर, अब यहाँ पर भी आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपके 4 ऑप्शन में जो यूज़ किए गए हैं आपको पता होना चाहिए। किलोमीटर से छोटा मीटर होता है, मीटर से छोटा डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। 10-10 करके है, तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर के 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऐसे करके सबका है, क्रमशः है। तो किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो चौथे श्रेणी में उस हिसाब से कौन आएगा, मिलीमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, मिलीमीटर। अब अगर जैसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुई थी डेसीमीटर और सेंटीमीटर में, बट इट्स राइट। तो अगर ये सीरीज या क्रमांक अगर मुझे पता ही ना हो तो फिर मैं भी गड़बड़ करूँगा, और आपको भी ना पता हो तो आप भी गड़बड़ करेंगे। यहाँ पर आपका आईक्यू सही होना, जनरल अवेयरनेस या जानकारी सही होना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लें हम। कह रहा है अक्षर का जो संबंध शब्द से ही है वही वाक्य का किससे है। तो अक्षरों के मिलने से क्या बनता है, शब्द। कई बारी सीधा ना देख के ये उल्टा भी दे देता है, तो भी बात तो वही है, अक्षरों के मिलने से शब्द बना, तो किसके मिलने से वाक्य बनता है। अक्षरों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, तो क्या जोड़ेंगे तो वाक्य बन जाएगा। हम सबको पता है कि शब्दों को यदि जोड़ा जाए तो वो वाक्य बन जाता है। यहाँ पैराग्राफ भी नहीं हो सकता, अक्षर भी नहीं हो सकता, वाक्यांश भी नहीं हो सकता है। जब हम शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाक्य। तो ये इसका सही आंसर है। दीवार घड़ी हमें क्या दिखाती है, समय बतलाती है ना, या हम समय की जानकारी दीवार घड़ी से लेते हैं। तो गज का काम क्या है, ये माप की इकाई है, क्या करती होगी, कलाई नहीं भाई, तो मैच ही नहीं कर रहा है। रफ्तार नहीं है, उसके लिए स्पीड होता है। रेत नहीं है, क्या नापते हैं हम, गज से दूरी नापते हैं। ये हिंदी माप की इकाई है, मीटर वगैरह से हटके है, ज़मीन नापने के लिए इसका बहुत प्रयोग होता है। तो गज से दूरी नापी जाती है। नेक्स्ट है पक्षी विज्ञानी किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप बताइए पुरातत्ववेता या पुरातत्वज्ञ वो किसके बारे में पता करते हैं। तो आपको हमको ये पहली बात जानकारी होनी चाहिए, पुरातत्व किसको कहते हैं या पुरातत्ववेता किसको कहते हैं। तो एक्चुअली आपने देखा होगा जो लोग पुरानी बिल्डिंग्स या पुरानी चीज़ों के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा कौन कहाँ थी, कब बनी, कैसे बनी, ये पुरातत्ववेता का काम है। तो ये काम उनका है। तो इस तरह से अगर यहाँ लिखा होता कहीं पर पुराने भवन, ऐतिहासिक स्थल, ऐसा कुछ लिखा होता तो हम उसको सही मानते। मगर आपके आंसर में लिखा है जंतु, जो बिल्कुल नहीं मैच करता। जंतु के बारे में नहीं पढ़ते हैं। जल जंतु, दैट मीन्स पानी वाले जीव, उसके बारे में नहीं पढ़ते। वनस्पति, उसके बारे में नहीं पढ़ते। तो पढ़ते किसके बारे में है, ये बची मानव आकृति। मानव कृति से मतलब क्या है, मानव कृति का मतलब मनुष्यों द्वारा निर्माण की गई वस्तुएं। तो मोर और लेस जो बिल्डिंग जितनी है ये ऐतिहासिक स्थल है, या जिस सभ्यता चीज़ों की पुरातत्ववेत्ता
जानकारी करते, खोद कर बिल्डिंग्स को जो पता लगाते हैं, मानव द्वारा निर्मित है, तो सही आंसर है मानव कृति। तो यहाँ पर कई बार आंसर्स को चुनते वक्त जो हमारा ऑप्शंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको देख कर करते हैं। कई बार अगर आपको पता नहीं व्हाट इज़ पुरातत्व, आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश बैकग्राउंड से, तो दिक्कत होती है। तब ये क्वेश्चंस बाइलिंगुअल भी होते हैं, तब आप क्या करिए, इंग्लिश वाला फॉर्मेट देखेंगे तो भी आपको प्रश्न जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, नदी से क्या निकलती है? नहर। अगर आपको जानकारी हो, वैसे हम नदी का छोटा रूप नहर है ये भी कह सकते हैं, मगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर वैसा कुछ तो हिमनदी का छोटा रूप क्या है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। हिमनदी मतलब पहले जानना चाहिए, यही मैं बात कह रही हूँ। अगर आपको हिंदी में बहुत ज़्यादा आप फेमिलियर नहीं है तो कई बार कुछ टर्म्स आपको दिक्कत दे सकते हैं। हिमनदी मीन्स होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर आप समझते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनेत्री ग्लेशियर, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, दैट आर कॉल्ड ग्लेशियर। तो अगर मुझे ये जानकारी होगी कि हिमनदी इज़ ग्लेशियर, तो हमें पता है नदियों से नहर खोदकर बनाया जाता है या निकाला जाता है, ये तो मैन मेड है। मगर हिमनदी से जितनी भी ग्लेशियर है उनसे क्या निकलती हैं? नदी। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? नदी। बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ भी नदी यहाँ भी नदी, मगर जो उसने पूछा है प्रश्न उसके अनुसार यही सही उत्तर है। फिर कह रही हूँ केवल इतना ही तक नहीं होगा, ये बहुत अलग तरीके से जीके ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, मैंने अक्सर देखा है। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आपको बताया जा रहा है रूल्स, तो इसको ज़रूर देखेंगे, ठीक। ज़्यादा समय न गवाते आगे बढ़ते हैं। मैंने दूसरा जो लिखा था वो लिखा था एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट लेटर, कि एनालॉजी जब अल्फ़ाबेट शब्दों पर आधारित हो, अल्फ़ाबेट से मतलब हमारा ABCDEF जो हमारे A से Z तक है, तब क्या करना चाहिए। यहाँ फिर मैं आपको कह रही हूँ, पहले भी कोडिंग में कहा था, कहीं A से Z तक आप लिख कर रखते हैं तो आपका स्पीड अच्छा रहेगा, आप क्वेश्चन ज़्यादा तेज़ी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी वहाँ नहीं जाते, अभी हम इसको सॉल्व करके देखने, फिर हम ABCD के बारे में सोचेंगे। तो इसने कहा नमो का है OCPS, तो गॉड्स का क्या होगा। तो अगर इसको इससे सीधे कनेक्ट करके देखते हैं, MNO, O का N का O हो गया, दैट मीन सीधे सीधे चल रहा है, +1। A का हो गया C, A का C हो गया, तो A से C कितना? BC, 2 घर आगे चला। M से हो गया P, NOP, 3 घर आगे चला। O का हो गया S, O, PQRS, PQRS +4। तो इसने क्या किया, हर एक को 1 2 3 4 इस तरह से क्रम से बढ़ाया, तो हम भी बढ़ा दें। G का +1 होगा GH, O का होगा +2 PQ, D का +3 EFG, S का हो जाएगा +4 STUVW। तो हमारा आंसर होगा HQGW। देखिए कहाँ है आंसर, HQGW, D नंबर आंसर, ये सही है। ये बिल्कुल कोडिंग की तरह है, ये कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप कोडिंग पढ़े होंगे तो आप इसको बिल्कुल समझ पाएंगे। अब हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेन को लिखा गया ट्रेन, तो एस्टेबल को क्या लिखा जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वन, बहुत आसान है ये। अब थोड़ा सा नोटिस करिए, स्ट्रेन भी एक शब्द है और उसको उसने क्या किया, केवल एस को हटा दिया और जो पीछे का जो पूरा था उसको उतार दिया। इसी तरह स्टेबल भी वर्ड है, स्तबल कहते हैं, जहाँ घोड़े को बांधा जाता है। तो और उसको जो है यहाँ हम एस को हटा देंगे और इसको लिख देंगे TABLE। सही आंसर इज टेबल। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल था, 1 नंबर है। WCYBAGBX, तो CCFF का क्या होगा, इसका क्या हुआ हम देखें इसमें क्या किया गया है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये थोड़ा सा हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि सीधे W का A हो गया, यदि तो देखा जाए तो हो जाएगा UVWXYZA +4 हो जाना चाहिए। C का Z बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, तो माइनस कुछ हो रहा है। जब इस तरह का बहुत उटपटांग आता है, तो हमने कोडिंग में ये बात पढ़ी थी, हम सबको ध्यान होगा कि जब इस तरह का बहुत ज़्यादा गैप, क्योंकि ये ऑलवेज सीक्वेंस में चलता है, अगर हम कोडिंग की बात करें
तो अगर इस तरह का बहुत उलटफेर दिखाई दे तो आप तब क्या करिए, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से, दैट मीन्स इस तरह से चल के देखिए। क्या ये पॉसिबल दिख रहा है? W का हो गया X, W X हो गया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं लिख दूँ ABCDEF GHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। तो अगर W का इसने X में चेंज किया तो क्या किया है? -1, सॉरी +1 हुआ है। तो दैट मीन्स ये पहला वाला +1 हो जाएगा। उसके बाद हम देखें C का हो गया B, C का B हुआ तो यहाँ -1 हुआ। Y का हुआ Z, Y का हुआ, ओहो कलर गलत ले लिया, Y का Z हो गया तो यहाँ पे +1 हो रहा है, और B का हो गया तो -1। तो हम ये भी ये करें, दैट मीन्स पीछे से चले, +1 -1 +1 -1 ऐसे करके चलना हमें, ठीक है। 4 ही अक्षर हैं। तो C का अगर +1 करेंगे तो C का हो जाएगा D, उसके बाद ये हो जाएगा -1, तो -1 ये हो जाएगा B, फिर हो जाएगा +1 F का G, इसका हो जाएगा -1 तो हो जाएगा E। तो आंसर हो गया हमारा EGBD। क्लियर है? हमारा आंसर हो गया EGBD। तो ठीक कोडिंग की तरह आगे से चले, ज़रूरी नहीं पीछे से भी चल सकता है। आपने कोडिंग का जो नियम दिखा है वो सारे नियम अप्लाई कर सकते हैं, सभी को यूज़ कर सकते हैं, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम डिजिट्स देख रहे हैं, पर आप नोटिस करेंगे तो हम लोगों ने जब कोडिंग बनाया था तो उस समय हम लोगों ने बात की थी कि प्लेस वैल्यू भी लिखा जाता है या खुद से कोड वर्ड भी तय किया जाता है। तो हम देखें प्लेस वैल्यू है क्या ये। अगर आप गिनेंगे तो D को A B C D, दैट मीन्स गिनती पर जो है D जो है A B C D, दैट मीन्स चौथे स्थान पर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो D का हो गया 4, और E को अगर गिनती करेंगे तो A B C D E 5वें स्थान पे। दैट मीन्स ये प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, तो बहुत आसान है। B A B दूसरे स्थान पर है, C A B C तीसरे स्थान पर है। द राइट आंसर इज D। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो नंबर और इसका दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम कोडिंग का एक नियम देखेंगे जिसको रीअरेंज द वर्ड हमने कहा था, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर है वही अल्फ़ाबेट यहाँ पर भी लिखा गया है। अब बस हम समझते हैं अरेंजमेंट में क्या हुआ है। आप नोटिस करेंगे NU, मैं थोड़ा इसको फास्ट जा रही हूँ क्योंकि कोडिंग आपने पढ़ा हुआ है। तो NU को क्या किया उसने, उलट के लिख दिया आपस में। फिर MB को इसी तरह से उलट के लिख दिया, B को इधर ले आया, M को इधर ले आया, R को इधर और E को इधर। यही हुआ है, क्रॉस सीक्वेंस में चल रहा है ये क्रॉस सीक्वेंस में चल रहा है, U इधर और N इधर। तो हम भी वही काम यहाँ भी कर दें, GH को आपस में पलट दें तो HG हो जाएगा, US को चेंज करें तो SO हो जाएगा, ST हो जाएगा। तो HG SO ST, ये आंसर कहाँ है, यहाँ पर है। सही आंसर हो गया HG SO ST। नेक्स्ट हम फिर देखें ये वाला BCD FGH, इसमें भी कुछ प्लस माइनस ही लग रहा है, देखकर ही पता चल रहा है। B का हो गया F, BCDEF +4, C का हो गया G, CDEFG +4, इसमें भी +4 हुआ है। D का हो गया H, DEFGH +4, दैट मीन्स सब में +4 हुआ, तो हम भी +4 कर दें। LMNOP +4, M से चले NOPQ +4, फिर N से चले NOPQR
+4। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा PQR। जो कोडिंग का नियम आपने पढ़ा है उन सब को आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाइए एनालॉजी बेसिस डिजिट एंड नंबर। ये जो है सीरीज़ की तरह है। जैसे आप नंबर सीरीज़ अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ये बात समझ में जल्दी आएगी, अगर ना पढ़ा हो तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मगर मैं फिर भी रफली आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर एनालॉजी का जो क्वेश्चन दिया गया उसने कहा 1 का हो गया 8। तो एक तरीका था कि 1 + 7 = 8, तो 27 में भी +7 कर देते। तो 27 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। कहीं 34 है? नहीं है। तो यहाँ सीरीज़ में जिस तरह से हम लॉजिक लगाते हैं कि कैसे क्रम हमारा चल रहा है, वैसे यहाँ भी लॉजिक लगाना होगा हमें। तो हम और तरीका ढूंढते हैं। प्लस वाला काम तो आया नहीं। अब हम नोटिस करें, यदि n का क्यूब करते हैं 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा। दैट मीन्स 1 × 1 × 1 = 1। 2 का क्यूब करें तो 2 × 2 × 2 = 8। बिल्कुल सही। अब हम 3 का क्यूब कर दें, 3 × 3 × 3 = 27। तो उसी तरह हम 4 का क्यूब कर दें, 4 × 4 × 4 = 64। The right answer is 64। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड क्यूब रूट स्क्वायर रूट इस तरह से करके इसका आंसर निकलता है। सीरीज में सब आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे। नेक्स्ट हम देखें इसमें क्या हो रहा है 4 और 126 में। ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। 24 एक बार हो गया, दूसरी बार 126 इंटू प्लस मल्टीप्लाई सब आप करके देखिएगा। थोड़ा समय हम चाह रहे हैं कम लगे, इससे हम बहुत ज़्यादा इसको दूसरे तरीके नहीं यूज़ कर रहे हैं, मैं टू द पॉइंट ही बात कर रही हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो है 24 = 5 का स्क्वायर -1 = 25 - 1 = 24। तो 126 कैसे आ गया भाई? तो 5 का क्यूब +1 = 125 + 1 = 126। अगर ये क्रम हम जारी रखें आगे भी तो 48 कैसे हो सकता है भाई? तो इस बार इसने 7 का क्यूब -1 किया, तो 49 - 1 = 48, जो यहाँ हमें अवेलेबल है। 7 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1। अभी हम 7 का क्यूब ले लेंगे, तो 7 का क्यूब +1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए 7 7 × 49। अगर आप जानेंगे तो 7 का क्यूब इक्विवेलेंट टू 343 होता है। अगर आपने बनाया होगा 7 7 × 49, 49 7 × 343 होता है। तो हम अगर 7 का क्यूब +1 करते हैं तो 343 + 1 = 344। तो राइट आंसर इज 344। 7 का क्यूब +1। तो इस तरह से सीरीज में भी सॉल्व होता है, यहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चले, अब यहाँ क्या हो गया है? तो 527। ऐसे तो बहुत तरीका है सोचने का, मगर अभी चूंकि हम लोग फैमिलियर हो रखे हैं तो मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, मगर आप भी अगर सीरीज़ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। अभी हम सिर्फ रूल्स जान रहे हैं, प्रैक्टिस में और हम इसे टाइम देंगे, मगर मुझे जो अभी समझ आ रहा है मैं बता रही हूँ। ये देखकर साफ लग रहा है 527 में बदल गया, अर्थात 5 का स्क्वायर +2 किया गया है, तब 27 आया। हम भी क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर +2 कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर +2 इसका मतलब हो गया 81 + 2 = 83। 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 + 2 = 83। द राइट आंसर इज 83। ठीक है, थोड़ा फास्ट है, अगर दिक्कत हो तो आप पॉज करके और देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा आसान दिख रहा है, वैसे तो देखने से लग रहा है 6 + 5 हुआ है, तो 11 + 5 कर दें, तो 6 + 5 11 होता है, तो 11 + 5 16 होना चाहिए, कहीं है ही नहीं, 17 है। तो लग रहा है ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। दूसरा लॉजिक ट्राई करें, माइनस वाला लॉजिक भी नहीं काम करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक ट्राई करते हैं। तो अगर हम 6 है और 6 चेंजेस इंटू 11 है, तो इसका मतलब है कि 6 × 2 12 हो गया। अब 12 - 1 कर दें तो हो जाएगा 11, अर्थात पहले आगे वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर -1 कर दिया गया। दैट मीन्स
हम भी क्या करेंगे 11 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे। तो 11 इंटू 2 22 माइनस 1 इक्वल टू 21। द राइट आंसर इज 21। 6 इंटू 2 12, 12 में से अगर आपने 1 माइनस किया 11 हो गया, तो 11 इंटू 2, यहाँ 6 इंटू 2 माइनस 1 था, तो हमने भी किया 11 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का 35। ये कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अभी जब इसको देख रही थी तो मुझे लगा कि 6 6 36 माइनस 1 हो गया है। बहुत आसान लग रहा है ना। 6 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 1 इक्वल टू 35। तो हम करते हैं 7 7 जा 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 जा 49 माइनस 1 इक्वल टू 41 है हमारे ऑप्शन में 48। So the right answer is 48। जो भी आंसर हो, अगर वो बहुत क्लोज दिख रहा है स्क्वायर रूट क्यूब रूट, आप सब मैथ भी जानते हैं तो आपको मैथ के बहुत करीब हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट दिख रहा हो तो जनरली केस क्या बनता है +1 का -1 का, इस तरह के सिचुएशन ज़्यादा होते हैं। नंबर सीरीज पढ़ाते वक्त इस पर और डिस्कशन कर लेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8325। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा दिख रहा है, यहाँ बड़ा था यहाँ छोटा हो गया, जाहिर है कुछ प्लस माइनस हुआ। और अगर आपको ना समझ में आए, इसमें बहुत सारे ट्रायल मैंने भी लिए, इसको थोड़ा सा टाइम मुझे भी लगा है इसको बनाने में, तो ये कंफ्यूज कर रहा था। लास्टली जो निकल कर आया वो ये था कि 83 को क्या किया इसने, पहले 8 माइनस 3 किया, दैट मीन्स बड़े वाले से छोटे वाले डिजिट को माइनस किया। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आया 5। और जो 5 आंसर आया उस 5 को इसने स्क्वायर रूट कर दिया, हो गया 25, है ना। थोड़ा समय इसलिए लगा कि अगर 9 आगे होता तो मैं भी शायद जल्दी करती, मगर ऐसा नहीं था, 29 था तो कन्फ्यूजन हो रहा था। तो उसी तरह मगर 29 में अगर देखा जाए तो 9 हमारा बड़ा डिजिट है। हम क्या करेंगे, 9 को पहले ले लेंगे, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा हमारा आंसर। अब 7 का हम स्क्वायर रूट कर दें, 7 7 जा 49। हमने क्या किया, जो बड़ा वाला डिजिट था 9 उसको पहले लिया, उसमें से 2 माइनस कर दिया तो हो गया 7। अब 7 7 जा 49, ये हमारे आंसर में है, तो राइट आंसर इज 49। ये बिल्कुल लीक से हटकर था, क्योंकि अभी तक जो भी हो रहा था प्लस माइनस करके कुछ कुछ करके हो रहा था, बिल्कुल अलग तरीके से हुआ। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे चलें। हाँ, अब ये नेक्स्ट टाइप है। अभी तक हमने 3 टाइप देख लिया, वर्ड पर आधारित, अल्फ़ाबेट पर आधारित, डिजिट पर आधारित, और ये जो है वोकैबलरी पर आधारित है। और इसमें कमाल की बात ये भी देखी गई, हर बारी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कुछ लिखकर यहाँ फिल अप द ब्लैंक्स थे। अक्सर देखा गया है कि यहाँ फिल अप द ब्लैंक्स और यहाँ फिल अप द ब्लैंक्स, दोनों जगह फिल अप द ब्लैंक्स वो दे देते हैं। तब क्या करना होता है कि हमें जो आंसर्स होते हैं उसमें वही सिमिलर रिलेशनशिप ढूंढना होता है जो इन दोनों के बीच है। और मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि वर्ड पावर पर भी आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए आपका वोकैबलरी सही होना बहुत ज़रूरी है। कहने का अर्थ है वर्ड स्टॉक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इनका बायलिंगुअल, आई मीन इनका हिंदी आपको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चंस प्योरली इंग्लिश में ही होते हैं, और आपके एयरफोर्स नेवी में तो बहुत यूज़ होते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। अदर सेक्टर्स को तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मगर एयरफोर्स नेवी में ऐसे क्वेश्चंस खूब यूज़ होते हैं, तो उस समय वर्ड स्टॉक अच्छा होना ज़रूरी है। हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी तो बहुत सिंपल सा है, लॉस मतलब नुकसान है, प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा। लॉस मीन्स नुकसान, प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा, दैट मीन्स दोनों में रिलेशन कैसा है, विपरीत संबंध है। जो रिलेशन है वो एंटोनाइम का है, साइनोनाइम का नहीं है। जब एंटोनाइम का रिलेशन है तो आगे भी जो 2 होंगे उसमें भी रिलेशन कैसा होना चाहिए, एंटोनाइम वाला, विपरीत अर्थक वाला। तो हम देखें पैसा रुपया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे का हिस्सा है। पार्ट होल, ये भी दोनों का हिस्सा है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शंस है केवल। विपरीत संबंध की जहाँ तक बात हो, शायद माइनस होता तो हम सोचते भी, प्लस मतलब जोड़ना, माइनस मीन्स घटाना, पर वो भी नहीं है। तो अब हम यहाँ आ जाए,
फेल्योर एंड सक्सेस। फेल्योर मीन्स क्या होता है? हार जाना। सक्सेस मीन्स सफलता। तो यहाँ फेल्योर और सक्सेस में विपरीत संबंध है, इसमें विपरीत संबंध है, तो फेल्योर और सक्सेस इसका सही आंसर होगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे इसी तरह प्रश्नों को देख लें हम। अब कहा जा रहा है एफर्ट सक्सेस, ये क्या रिश्ता है? एफर्ट मतलब होता है प्रयास करना और सक्सेस मीन्स सफलता। तो जब आप कोई चीज़ का प्रयास करते हो तो आपको सफलता प्राप्त होती है। दैट मीन्स एक हमारा एक्शन है, दूसरा हमारा उसका परिणाम है। तो एक्शन और रिजल्ट की बात हो रही है, तो अगले में भी एक्शन एंड रिजल्ट होना चाहिए। एक में हम एक्शन लेंगे, दूसरे में रिजल्ट आएगा। तो खेला क्रिकेट, ऐसा तो नहीं, खेल एक एक्शन और क्रिकेट एक गेम है, वो दैट्स नॉट द रिजल्ट ऑफ दैट गेम। खेला और मेडल मिल गया तो दैट्स ए रिजल्ट ऑफ दैट एफर्ट, प्रयास किया उसका परिणाम था। हेल्दी विटामिन में विटामिन आगे होता है, हेल्दी पीछे होता, तो भी सोचते हम, मगर यहाँ भी ह्यूमन एफर्ट की बात नहीं हो रही है, एक बाहरी आउटसोर्स है, मेडिसिन है जिसकी बात हुई, जिसके कारण हेल्दी होने की बात कही गई। अभी भी इसको थोड़ा चांस हम दे सकते हैं, आगे बढ़ें। क्लाइम माउंटेन, चढ़ा तो माउंटेन प्राप्त हो गया, माउंटेन पे आपने चढ़ने का कार्य किया, इट्स नॉट अ आउटपुट, उसका रिजल्ट नहीं मिला आपको। मगर अगर आप रीडिंग लगाएंगे, रीडिंग इज एन एक्शन, रीडिंग पढ़ने का एक्शन किया तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या प्राप्ति हुई, रिजल्ट क्या मिला, परिणाम क्या मिला? परिणाम ये प्राप्त हुआ कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो प्रयास करने से सफलता मिलता है, तो पढ़ने से क्या मिलेगा, नॉलेज की प्राप्ति होगी। कोई और ऑप्शन नहीं होता तो शायद हम इसको सही मान भी लेते, मगर यहाँ एक्शन बताया जा रहा है। ह्यूमन एक्शन रीडिंग था, रिजल्ट क्या मिला, नॉलेज। ह्यूमन एक्शन प्रयास था, रिजल्ट क्या मिला था, सक्सेस। तो इसी तरह से दोनों के रिश्ते के आधार पे इन दोनों का रिश्ता तय होता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों कॉलम ब्लैंक्स मिले, कई बार एक भरा हुआ रहता है, एक ही ब्लैंक रहता है। ठीक है, चलिए, अर्थ और मून में क्या रिलेशन है? तो पृथ्वी जो है, सॉरी, मून जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, गोल गोल घूमती है। ठीक, अगर यहाँ रहता अर्थ और सोलर सिस्टम, तब क्या सही आंसर होता है, एशिया और इंडिया। दैट मीन्स सोलर सिस्टम बड़ा भाग, उसका एक हिस्सा अर्थ हो जाता, तो एशिया बड़ा भूभाग, उसका हिस्सा इंडिया। ऐसा नहीं है, यहाँ कह रहा है मून एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ का चक्कर लगाती है, आई मीन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। उसी हिसाब से हमें भी ऐसा दो चीज़ ढूंढना चाहिए, दो एक दूसरे का घूर्णन से संबंध हो। शिप और बोट में भी नहीं होगा, एक बड़ा और छोटा है, एलिफेंट और एंट में भी नहीं होगा। पर हम सबको पता है सूर्य का चक्कर यूरेनस भी लगाती है। यूरेनस इज ऑल्सो अ प्लैनेट, वी ऑल नो दैट। यूरेनस भी एक ग्रह है, अरुण ग्रह कहते हैं, अरुण। और तो ये जो ग्रह है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर सूर्य है जिसका चक्कर लगाती है यूरेनस। ये इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। पानी में बहुत कुछ कर सकते हैं, पानी को हम पीते भी हैं, मगर यहाँ कह रहा है पानी जो है उसमें ह्यूमन बीइंग क्या एक्शन कर रहे हैं, तो तैर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल एक्शन जो कर रहे हैं, पीने उने की बात नहीं हो रही, जो हमारे बॉडी के इनर स्टेमिना से रिलेटेड उस पर बात ना हो रही है, बल्कि तैरने की ह्यूमन एक्शन जो हो रहा है वो पानी में आप तैर रहे हैं। तो वही ढूंढना है। घास को हम चरते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, आपको भी पता है, जानवर चरते हैं, नॉट से टाई बनता है, इसके कुछ चांसेस हैं, हम बाद में सोचेंगे, देख लें। और ह्यूमन एक्शन बड़ा एक्शन, तो फ्लड से नुकसान होता है, ये ह्यूमन एक्शंस की बात नहीं है। मगर अगर ग्राउंड हो तो उस पर ह्यूमन क्या करते हैं, खेलते हैं। पानी में हम तैर सकते हैं, तो ग्राउंड में हम क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। हम क्या दूसरा एक्शन कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राउंड और प्ले। नॉट मीन्स होता है टाइम में गांठ बांधना। ये बड़ा कोई ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट ज्योग्राफिकल आई मीन भूभाग था, भूभागीय खंड था, भूभाग का हिस्सा था पानी, और ये भूभाग का हिस्सा है ज़मीन, तो ज़्यादा बेटर है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, कैनवस और पेंटर। कैनवस कहते हैं चित्रपट को। यहाँ मैं बार बार कह रही हूँ, आपका वर्ड स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखिएगा। कैनवस कहते हैं उस चित्रपट को जिस पर कलाकार आई मीन चित्रकार ड्राइंग करता है। तो कह रहा है कैनवस पर पेंटर ड्राइंग करता है। एक जो है वो वस्तु है जिस पर
कलाकार काम करता है, दूसरा कलाकार खुद है। तो हमारा जो रिलेशन होना चाहिए, एक में वो वस्तु होनी चाहिए जिस पर कलाकार काम करता है, दूसरे पे कलाकार खुद होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इसको अगर हम नोटिस करें तो लेदर और सू, इसमें कलाकार है नहीं है। अगर सू और कॉबलर होता तो हम इसको सही मानते। जूता बनाने का काम कौन करता है? मोची करता है, तो गलत हो गया। तो ये भी नहीं हो सकता। ब्रश और पैलेट, पैलेट कहते हैं जिसमें रंग को रखा जाता है, ब्रश अब जान ही रहे, इसमें भी कलाकार का अभाव है। चीज़ल लकड़ी छीलने की मशीन को कहते हैं। और वुड तो आप जान ही, लकड़ी, यहाँ पर भी कलाकार नहीं है, यहाँ पर भी कलाकार नहीं, यहाँ आते हैं। मार्बल मतलब होता है संगमरमर का पत्थर, और स्कल्पचर मीन्स होता है मूर्तिकार। तो यहाँ पर हमें एक कलाकार मिला, वो कलाकार किस चीज़ पर काम कर रहा है? मार्बल के पत्थर पर मूर्ति बनाने के लिए। तो एक वस्तु हो गई, दूसरा कलाकार हो गया, तो राइट आंसर इज मार्बल। ठीक है, एक कलाकार, दूसरी उस वस्तु पर जिस पर वो काम करता है। ठीक, चलिए हम आगे चलें। थर्स्ट एंड वाटर, अभी हमने कहा वाटर को वहाँ पर स्विम से जोड़ा था, यहाँ पर उसी वाटर को किसने जोड़ा? इसने थर्स्ट, प्यास से जोड़ा। प्यास लगती तो क्या करते हैं? पानी पीते हैं। ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट्स की बात है कि अगर हमें प्यास लगी तो हमने पानी पिया। पॉइजन और डेथ, हमें डेथ के लिए पॉइजन की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे तरीके हैं मरने के लिए। तो ये बहुत अच्छा नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। मैंने इसको पहले वाले को छोड़ा। आइस और कोल्ड, इससे ठंड लगता है, इसकी भी वो ज़रूरत नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट थी जो पानी से पूरी हुई। सूर्य से ऊर्जा मिलती, मगर सिर्फ हमें नहीं, सबको मिल रही है, और इसको भी हम विचार कर सकते थे, मगर ए नंबर पे आए। ये ज़्यादा बेटर और बाकी आंसर्स की तुलना में बेटर है कि हमें भूख लगी तो हम क्या खाएंगे? भोजन। प्यास लगी तो पानी पिया, और भूख लगी, एपिटाइट मीन्स होता है भूख, एपिटाइट मीन्स भूख। भूख लगी तो क्या किया? भोजन किया। प्यास लगी थी तो पानी पिया, और भूख लगी तो भोजन लिया। तो सही आंसर, सबसे जो सूटेबल आंसर है वो है हमारा एपिटाइट और मील। क्लियर? ये में वर्ड स्टॉक ज़रूरी है। अब मुझे एपिटाइट ही ना पता हो तो मैं आंसर तो सही लगा नहीं सकती। मुझे थर्स्ट का हिंदी ना पता हो तो सही आंसर नहीं लगा सकते हैं। हाँ, ये चौथा वाला आप लोगों को ज़्यादा पूछते हैं, वैसे ये किसी और को भी दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पहले ही सारे नाम दे देते हैं, जनरली 3 नाम रहते हैं, और बोलता है इसके अकॉर्डिंग बताइए कि क्या उत्तर हो। तो कौन वैसा ही है जैसा हीरा, पन्ना, पुखराज, ये तीनों ही कीमती पत्थर हैं। याद रहे, कीमती चीज़ों में कीमती चीज़ है, मगर कीमती चीज़ों में भी पत्थर हैं। और यहाँ सोना, चांदी और प्लैटिनम रहता तो आंसर कुछ और होता। उसने कीमती पत्थर की बात की। बहुत लोग धड़ से मोती को, चूँकि पंडित जी हाथ में देते हैं मोती पहनने के लिए, तो सोचते हैं इन सबको भी हीरा, पन्ना, पुखराज को पहना जाता है, तो मोती भी उसी तरह की एक चीज़ है जो पहनी जाती है। हम सही आंसर लगा ले, बट दिस इज़ रॉन्ग। इसलिए रॉन्ग है कि मोती जो है एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ये सीप से प्राप्त की जाती है, पत्थर की श्रेणी में सीधे नहीं आती है। तो अगला पत्थर कौन है? सोना एक कीमती धातु है, तो ये भी नहीं हो सकता। चांदी भी धातु है, तो राइट आंसर इज मानिक। ये सभी पत्थर थे, और मानिक भी क्या है? एक प्रकार का पत्थर है, तो सही आंसर हो गया हमारा मानिक। ठीक, आगे देखें कुछ और प्रकार। कौन वैसा ही है जैसा कुत्ता, घोड़ा, शेर? कुत्ता, घोड़ा, शेर में तीनों के तीनों जो हैं वो मेल हैं। इसमें एक तरीका और हो सकता था शाकाहारी और मांसाहारी का, मगर वो चक्कर यहाँ नहीं है, क्योंकि इसमें से शेर मांसाहारी है, कुत्ता लगभग सब कुछ खा लेता है, और घोड़ा शाकाहारी है। तो ये मैच सही नहीं था। दूसरा तरीका है मेल फीमेल का, तो ये तीनों मेल हैं। यहाँ देखा जाए शेरनी फीमेल, गाय भी फीमेल, घोड़ी भी फीमेल, तो सही आंसर इज मेल में बैल है। तो ये आंसर सही हो गया। कौन वैसा ही जैसा पिल्ला, टट्टू, बछड़ा? ये बहुत आसान है। तीनों के तीनों जानवरों के बच्चों के नाम है। पिल्ला कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, टट्टू घोड़ा के भी बच्चे को कहते हैं, और गधे को भी, खच्चड़ के बच्चे को भी कहते हैं। बछड़ा तो गाय के बच्चे को कहते हैं। सब बच्चे हैं, तो इनमें बच्चा कौन है? गाय भी नहीं है, बिल्ली भी नहीं, कुत्ता भी नहीं, शावक है। शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, तो ये शेर का बच्चा शावक हो गया। नेक्स्ट है कौन वैसा ही है जैसा नारंगी, सेब, आम? अब यहाँ देखोगे कि और एक प्रकार ना देकर इसने सिर्फ नामकरण कर दिया कि चीज़ें क्या है।
अच्छा, इसमें तो दिया हुआ है ना, कौन वैसे जैसा नारंगी, सेब, आम, यहाँ तीनों के तीनों फल हैं, तो अगला फल कौन हो गया? अमरूद। राइट आंसर इज अमरूद। मगर इसके आगे हम चलते हैं और वहाँ हम देखेंगे कि इससे थोड़ा सा ट्विस्ट है उस क्वेश्चन में। आगे बढ़े हम। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से पूछ सकता है, कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछता है, हिंदी में ना देकर, बाइलिंगुअल में ना देकर केवल इंग्लिश में भी दे। इसने कहा कि कौन वैसा ही है जैसा एप्पल ग्रेप, या एप्पल ग्रेप ऑरेंज को आप समानुपात किस में मानेंगे? तो यहाँ ऑप्शन में अगर दिया रहता है मैंगो, लीची, बनाना कुछ, तो वो सूटेबल होता, मगर इसने दिया ही नहीं, कोई फ्रूट नेम यूज़ नहीं किया। उल्टा इसने क्या कहा, स्टेम होगा कि लीफ होगा कि वेजिटेबल होगा कि फ्रूट्स होगा। तो राइट आंसर इज फ्रूट्स, क्योंकि सब के सब क्या है? फल हैं, सब के सब फल हैं। अब यहाँ पे भी उसी क्वेश्चन है, मार्स, अर्थ एंड जुपिटर, ये तीनों के जैसा क्या है? एक्चुअली जो हमारा ऑप्शन है उस पर हम डिपेंड करते हैं। मार्स, अर्थ, जुपिटर के साथ यहाँ सैटर्न अगर होता, मरकरी को तो नहीं माना जा रहा, सैटर्न अगर होता, प्लूटो को नहीं मानते सर ना, सैटर्न अगर होता तो वो हमारा वेनस अगर होता तो सही आंसर होता, वरना इसने सैटर्न दिया है ना वेनस दिया, दैट मीन्स कोई और प्लैनेट का नाम नहीं दिया गया। उल्टा इसने कहा प्लैनेट्स होगा कि कॉस्मोस है कि ऑर्बिट है कि एस्ट्रोनॉट है, तो सही आंसर इज प्लैनेट। तो जैसा हमारा ऑप्शन होता है कई बार उस पर भी हमारा आंसर निर्भर करता है या डिफ़र करता है, आप ये ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आईक्यू चाहिए, मैं फिर रिपीट करूं, वर्ड वाले क्वेश्चंस बनाते वक्त आपका आईक्यू ज़रूरी है। एनिमल्स नेम मुझे एक बार याद है, कहा गया था कि ह्यूमंस को मैमल्स कहते हैं, तो भेड़िया किस प्रजाति का है? प्रजाति वगैरह कुछ नहीं लिखा था, लिखा था ह्यूमन मैमल्स, तो भेड़िया का क्या होगा? तो जो उसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपिन था, आपके बुक में भी एक क्वेश्चन है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। ऐसे बहुत सारे आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो जब हम नेक्स्ट टाइम इसका प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ रूल्स बताया है, जब हम इसका प्रैक्टिस या लाइव क्लास में प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन आंसर का, तब हम बहुत टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ रूल्स जाना, हम प्रैक्टिस सेशन में और जितने आपके डाउट्स होंगे वो और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। आई होप इतने से आप एनालॉजी इजीली बना लेंगे। इसका थोड़ा एडवांस हम और बाद में प्रैक्टिस सेशन में कराएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। वर्क हार्ड, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये कोरोना काल है और इसका बेस्ट यूज़ यही है कि आप घर में मन लगा कर पढ़िए, इधर उधर ना जाइए और अपना सेहत का ख्याल रखिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।